नमस्कार दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के कुछ जो पोर्शन रह गए थे उनको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम सीधे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जो है नेचर ऑफ वर्क। तो एक एजेंसी के अंदर क्या नेचर ऑफ वर्क होगा, तो एकदम सिंपल है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसके अंदर हमने दो पार्टियां देखी थी, एक प्रिंसिपल था और दूसरा उसका एजेंट था। हमने प्रिंसिपल की कॉम्पिटेंसी चेक की थी, एजेंसी को टेस्ट किया था, एक्सेप्शन भी देखे थे कि जैसे कि कौन से एक्ट के लिए एक प्रिंसिपल किसी भी एजेंट को हायर नहीं कर सकता। तो जैसे कि अगर प्रिंसिपल को खुद की शादी करनी है तो कोई एजेंट हायर नहीं कर पाएगा कि जा भाई मेरे बिहाफ पर शादी कर ले। तो ये सारी की सारी बातें हमने कवर कर ली थी। अब नाउ नेक्स्ट हम चेक करते हैं नेचर ऑफ द एजेंसी। देखिए दोस्तों, एजेंसी के अंदर दो तरह के एजेंट हैं, एक हैं कॉमर्शियल एजेंट और दूसरे हैं नॉन कॉमर्शियल एजेंट। जो कॉमर्शियल एजेंट हैं हमारी एजेंसी के अंदर वो कौन होते हैं, तो जैसे मान लीजिए ब्रोकर्स हुए। ब्रोकर होता है जहाँ पर आप माल खरीदते हैं और बेचते भी हैं। जो ब्रोकर के थ्रू होता है तो वो अपनी ब्रोकरेज रख लेता है, तो ही इज़ योर एजेंट। दूसरा है फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं कि क्या रेट रखनी है, कितना डिस्काउंट देना है, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो होती है, मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबको वो होल्ड करते हैं, सबको वो कंट्रोल करते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। एक और एजेंट होते हैं डेल ट्रेडर एजेंट, जो कि क्या करते हैं, जो कि डेप्थ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आए दिनों हम लोग आजकल क्रेडिट कार्ड्स बहुत ज़्यादा चलन में हैं, आप, मैं और सभी लोग क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं। एक ऐप भी आ चुका है क्रेड, जिसमें क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट टाइम पे ना कर पाएँ तो वो आपको रिमेंबर करा देता है कि आपको क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी टाइम पे करना है। डेल ट्रेडर एजेंट जो होते हैं वो आपके डेप्थ तक को रिकवर कर लेते हैं, मगर वो डेप्थ को रिकवर करने का अलग से कमीशन लेते हैं। अब हम अगले एजेंट की बात करते हैं तो वो है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट क्या, जैसे कमीशन लिया, जो गुड्स की ऑनरशिप नहीं रखते हैं बट कमीशन के बेस पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने लास्ट ईयर ही अपना एक घर बनवाया था, तो मुझे करीबन 10 से 15 हज़ार ईंटों की आवश्यकता थी अपना घर बनवाने के लिए। तो मैं एक दुकान वाले के पास गया जो कि बिल्डिंग मटेरियल का माल रखता था। मैंने उसके गोदाम में देखा तो इतना बड़ा ह्यूज कलेक्शन जो ईंटों का था वो नहीं था, बट उसने क्या किया, ही जस्ट मेड अ कॉल और कहा कि इस जगह पर कल 10,000 का एक ट्रक खाली करना है। तो उसकी पोजीशन में नहीं था, उसने क्या किया, अपना कमीशन था बीच के अंदर, उसने डायरेक्ट पार्टी को कॉल किया, उसने मेरे को ईंटें दे दी और उसका कमीशन भी सेट हो गया। तो कमीशन एजेंट होते हैं जो कि अपना पैसा, जो अपना आमदनी है वो कमीशन के थ्रू बनाते हैं, दे आर द कमीशन एजेंट। एक बैंकर्स को हम ओवरऑल एजेंट नहीं कहेंगे, मगर बैंकर्स भी एजेंट होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बैंक में आप जो डे टू डे बिजनेस करते हैं, जैसे पैसा जमा कराना, निकालना या एफडी कराना, ये एजेंसी में नहीं आता है। बट कई बार जैसे कि हम लोग कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, या फिर मान लीजिए कि आप अपने आप को बार काउंसिल के अंदर ही रजिस्टर कराते हैं, तो जस्ट यू गो टू ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और वहाँ पर 16,000 समथिंग का जो डीडी बनता है तो वो डीडी बनाकर आपको देते हैं, तो उसके बीच में अपना जो भी कमीशन है वो ले लेते हैं। तो बैंकर्स भी, जो भी ऐसा काम कर रहा है वो आपका एजेंट है, मतलब वो एजेंट है वहाँ का जिसने उसको अथॉराइज किया है उस काम को करने के लिए। तो बैंकर्स भी एजेंट होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो एजेंट थे ये कॉमर्शियल एजेंट थे। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे की तरफ, तो नॉन कॉमर्शियल एजेंट। दोस्तों, अगर मुझे घर बेचना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाऊँगा, वो भी एक एजेंट है, तो ये नॉन कॉमर्शियल एजेंट है। दूसरा, मान लीजिए मेरी मम्मी के पास काफ़ी चांदी के सिक्के हैं जिस पे एलिजाबेथ, विक्टोरिया, और मेरे पास जो सिक्के हैं उन पे चाचा नेहरू, सरदार पटेल और विभिन्न महापुरुषों की तस्वीरें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बेचूँ, तो मैं किसी ऑक्शनियर के पास जाऊंगा, तो वो ऑक्शनियर भी एक एजेंट है जो मेरे माल को किसी दूसरे को बेचेगा और बीच में अपना कमीशन रखेगा। तो 2 महीने पहले मैं किसी कार ब्रोकर के पास गया कि भैया ये मेरी जो कार है इसे बिकवाओ, तो उसने उस कार को बिकवाया और साथ में अपना कमीशन ले लिया। तो ये ऑल दे आर द एजेंट्स, ये कमीशन के बेस पर भी काम करते हैं, मगर ये एजेंट्स हैं क्योंकि आप इनको ऑथराइज कर देते हैं आपके बिहाफ पर एक्ट करने के लिए। कार आपकी है, बेचना आप चाहते हैं, मगर किसी बीच में एजेंट को नियुक्त कर देते हैं कि भैया मेरी कार बिकवाओ, भैया मेरा घर बिकवाओ, भैया मेरे सिक्के बिकवाओ।
भैया मेरे पास पुरानी पेंटिंग्स हैं वो बिकवाओ, कुछ भी पुराने नोट्स हैं, करेंसी है, वो बिकवाओ। दोस्तों हम अगला वाला पॉइंट देखते हैं, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। तो क्रिएशन ऑफ एजेंसी किस तरह से हो सकती है? तो दो तरीके से होती है, बाय एक्सप्रेशन और बाय इम्प्लाइड। या तो एक्सप्रेशन एग्रीमेंट होगा या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो बाय वर्ड्स या इन राइटिंग में हम किसी को ऑथराइज करते हैं एक्ट करने के लिए, और इम्प्लाइड हम सांकेतिक दर्शन से किसी को बता देते हैं कि ही इज़ माई एजेंट। एजेंसी का हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजेंसी बाय एस्टॉपल। यू आर स्टॉप फ्रॉम डूइंग, मतलब अब आपने एक बार कह दिया तो आप मुकर नहीं सकते। मान लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि मेरा ही कोई एक्ट होता है या मेरा ही कोई केस सेशन कोर्ट के अंदर लगा होता है, मान लीजिए फाइल एविडेंस में है, आज गवाह आना है और उसको क्रॉस करना है मुझे, बट आज मेरी हाई कोर्ट में कोई बेल एप्लीकेशन लग गई है जो कि 12 बजे से पहले होनी है और 12 बजे से पहले मैं कोर्ट नहीं पहुंच सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी एजेंट को अपॉइंट कर देता हूं। एजेंट मतलब मेरे किसी दूसरे वकील साथी को अपॉइंट कर देता हूं कि तुम जाकर मेरे बिहाफ पर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करा लो। और यही बात मैं अपने क्लाइंट को भी बता देता हूं कि देखो भैया मैं नहीं आ पा रहा हूं, पर मेरे बिहाफ पर मेरे मित्र कमलेश जी आ रहे हैं, तो वो आपका ये जो काम है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है या जो बयान होने हैं वो समझा देंगे या करवा देंगे। तो अब मैंने उस थर्ड पार्टी मतलब अपने क्लाइंट को भी बता दिया कि कमलेश जी आने वाले हैं, मैं हाई कोर्ट में बिजी हूँ। तो अब कमलेश जी वो काम कराते हैं, चाहे वो काम खराब हो जाए या ठीक हो जाए। अब मैं मुकर नहीं सकता कि नहीं मैंने कमलेश जी को ऑथोराइज नहीं किया था उस काम को करने के लिए, कि मेरे बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति यह कार्य जो मुझे करना है वो करेगा। तो फिर आप बाद में मुकर नहीं सकते कि मैंने तो उसे अपॉइंट ही नहीं किया था उस काम को करने के लिए। तो एजेंसी बाय एस्टॉपल यही कहती है कि एक बार आपने एडमिट कर लिया फैक्ट को तो यू कैन नॉट डिनाई, फिर आप मुकर नहीं सकते। चलिए दोस्तों, एजेंसी के अंदर हम लोग आज दूसरा पॉइंट देखते हैं, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अब ये एजेंसी बाय होल्डिंग आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं, खुद आप एक प्रिंसिपल बन जाते हैं और कहते हैं कि जो टाटा स्टील है और टाटा मोटर्स है ये सब मेरी है, ये सब मेरे लिए काम करती हैं। सेकंड चीज़, आपने यहाँ पर अनट्रूली रिप्रेजेंट किया। फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसका यकीन करना ज़रूरी है और वो बिलीव कर लेता है, वो यकीन कर लेता है कि जो भी है टाटा है, टाटा मोटर्स है, वो मिश्रा जी की है और मिश्रा जी के इंडिकेशन पे काम करती है। और यकीन कर कर आप टाटा मोटर्स या टाटा स्टील्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और वहाँ आपको घाटा लग जाता है, तो वो सारा का सारा पैसा आप मुझ पर केस कर कर वसूल कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा प्रिटेंड किया था कि वो कंपनीज जो हैं वो मेरी हैं, मैं उनका प्रिंसिपल हूँ, सारा जो एक्ट करती हैं वो मेरे लिए करती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में क्या मैंने कहा था। मैंने ही कहा था कि तुम चिंता मत करो, ये जो कंपनीज हैं टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, ये मेरे लिए ही काम करती हैं। तो अब मैं मना नहीं कर सकता कि वो मेरी एजेंट नहीं है और आप उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो ये यह मान के करते हो कि टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स मिश्रा जी की एजेंट्स हैं। तो अगर वो मेरे बात पर आपने यकीन करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी, आप मेरे खिलाफ एक केस कर सकते हो और आपको जो घाटा हुआ है आप वो मुझसे रिकवर कर सकते हो, क्योंकि उसका प्रिटेंड या उसका दावा मैंने ही किया था कि वो कंपनीज जो हैं वो मेरी एजेंट हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्ट बाय नेसेसिटी। तो एक्ट बाय जो नेसेसिटी है वो अराइज हो गई है। मान लीजिए एजेंट को लग रहा है कि यह कार्य होना बहुत ज़रूरी है और अगर ये कार्य नहीं हुआ तो हमारे प्रिंसिपल को, जिसके हम एजेंट हैं, उसको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी नेसेसिटी अराइज हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपका एजेंट आपको नुकसान ना होने दे इसलिए वो एक्ट कर सकता है, उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा, मगर उसे 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा उस एक्ट को करने के लिए। मान लीजिए उसने भरपूर प्रयास किया आपसे कांटेक्ट करने का और आपका नंबर नॉट रीचेबल है, आप भी कोर्ट परिसर में हैं और नंबर साइलेंट करके बैठे हैं, तो आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं या फिर नंबर आउट ऑफ रीचेबल जाता है। तो पहला कार्य उसने किया
कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर आपसे कांटेक्ट ना हो पाया। दूसरा, एक्चुअल सिचुएशन होनी चाहिए कि उस एक्ट को करने के लिए कदम उठाना ही पड़ेगा, मतलब एक्चुअल नेसेसिटी अराइज होनी चाहिए। तीसरा, प्रिंसिपल के बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में होनी चाहिए और प्रिंसिपल के हित में होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये एक्ट नहीं किया गया तो प्रिंसिपल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वो आप एक्ट करते हैं तब उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल कि मेरा एक कुत्ता है, बहुत ओरिजिनल ब्रीड। एक दिन गली में कहीं से एक कुतिया आती है और वो उसके साथ खेलने लगता है और वो कुतिया दूसरी गली की होती है। अब मेरा कुत्ता उस कुतिया के चक्कर में गली गली घूमना चालू कर देता है और घूमते घूमते इतना दूर निकल जाता है कि वो पहुंच ही नहीं पाता है वापस मेरे पास। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे एक मित्र जो कि जा रहे होते हैं, तो मेरा कुत्ता उदास, हताश, निराश बैठा अफसोस मना रहा होता है, क्योंकि वो कुतिया उसे भी छोड़कर किसी दूसरे कुत्ते के साथ गली गली घूमना चालू कर देती है। अब आपको वो मेरा कुत्ता मिलता है तो आप देखते हो ये जो हताश, निराश, उदास कुत्ता है ये तो मिश्रा जी का है, तो आप सबसे पहले तो उसे पेडिग्री खिलाते हो, फिर बिस्लरी का पानी पिलाते हो और फिर उसकी केयर करते हुए आप मेरे पास वापस उसे लाकर छोड़ देते हो। तो जो आपने खर्चा किया वहाँ आप मेरे एजेंट बन गए। जैसे ही आपको मेरा वो कुत्ता मिला किसी दूसरी गली में जो वो घूमता फिरता पहुँच गया था, तो आप उसको मेरे तक लाते हो, मतलब मेरे बिहाफ पे वो काम करते हो, तो आप मेरे एजेंट बन गए और एक्ट ऑफ नेसेसिटी में जो भी आपने मेरे को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया या मेरे लिए काम किया, मैं उसका भुगतान आप मुझसे रिकवर कर सकते हैं। अब प्रिटेंडेड एजेंट कौन है? अ पर्सन हु अनट्रूली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी एन अथोराइज्ड एजेंट ऑफ अनदर। वो कहता है कि मैं मिश्रा जी का एजेंट हूँ और आपसे झूठ बोलता है और आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ साइलेंट हूँ, मैंने ना आपने मुझसे पूछा ही कि सर ये आपका एजेंट है कि नहीं है, और आप उसकी बातों में यकीन कर कर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो उसके लिए मिश्रा जी लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि ही इज़ कॉल्ड द प्रिटेंडेड एजेंट, जो कि अनट्रूली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी एन एजेंट ऑफ अनदर। चाहे वो कोई भी हो, उसका एजेंट बनकर आपको इस तरह से दावा करता है कि मैं उनका एजेंट हूँ और आप उसकी बातों में आके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो आप अगर आपने नोटिस नहीं लिया या आपने थ्रू जानकारी लगाने की कोशिश नहीं की, तो उसके लिए आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो, आप मिश्रा जी को लाइबल नहीं कह सकते। कि कोई एजेंट कभी ऐसा कोई कार्य कर देता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि यार आज हमारे कंपनी की स्थापना है, तो एक चॉकलेट केक लिया 2 पाउंड का। अब मेरा एजेंट जाता है, मतलब कोई भी जिसको भी मैं भेजूंगा वो मेरा एजेंट हो गया, वो जाता है 2 पाउंड का चॉकलेट केक लेता है, फिर देखता है कि क्यों ना यार मैं 5 पाउंड का चॉकलेट केक ले लूँ। अब वो वहाँ 5 पाउंड का चॉकलेट केक जो है वो उठाकर चला आता है। मैं देखता हूँ, खोलता हूँ काटने के लिए, तो देखता हूँ अरे ये तो 5 पाउंड का है। तो वो कहता है सर ले आया। तो या तो उस 3 पाउंड के पैसे मैं उससे ले लूँ, या फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम ले आए तो काट ही लेते हैं। तो जैसे ही मैं उसको काट देता हूँ और उसको बोलता हूँ चलो ठीक है, वैसे ही मैंने उसके एक्ट को, उसके अनऑथोराइज एक्ट को रेक्टिफाई कर दिया, वहीं पर ऑथोराइज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आज शुरू में अनऑथोराइज होता है, मगर अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो ऑथोराइज हो जाता है। इसी कार्य को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू देखते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट देखिए, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है ऑल पार्टनर्स आर डीम्ड टू बी एन एजेंट। सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट समझे जाएंगे। माना जाता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, मान लीजिए 10 पार्टनरों ने मिलकर एक फर्म बनाई है, जिसमें एक बंदा किसी से जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर आता है, तो ये माना जाएगा कि उन 10 ने वो कॉन्ट्रैक्ट उस व्यक्ति से जाके कर लिया। तो फिर दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी लॉज का। कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी कंपनी के एजेंट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जिसमें हम लोग चेक करते हैं पोजीशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों को हम लोग ला रहे हैं, तो क्या हस्बैंड को प्रिंसिपल माना गया है और वाइफ को उसका एजेंट माना गया है? जी हाँ दोस्तों, देखिए
एक वर्ड याद रखिए, डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट या फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मतलब हस्बैंड और वाइफ का एक छत के नीचे रहना, चाहे वो छत खुद की हो चाहे वो छत रेंटेड हो, मगर वो अपने जीवन का निर्वहन पति पत्नी की तरह करते हैं और एक छत के नीचे रहते हैं, जिसमें बेसिक नीड, जैसे कि पहले एक मूवी देखी होगी आपने, रोटी कपड़ा और मकान, और आजकल एजुकेशन को भी और जोड़ दिया गया है। राइट टू एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट नाउअडेज, कोई बात नहीं। तो रोटी कपड़ा और मकान और एजुकेशन, ये चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो क्या हस्बैंड एक प्रिंसिपल है? तो हाँ जी दोस्तों, हस्बैंड बिल्कुल एक प्रिंसिपल है। उसमें हस्बैंड को प्रिंसिपल माना गया है और वाइफ उसकी एजेंट है। अगर हस्बैंड कहीं बाहर व्यापार या जॉब करता है तो वो वाइफ को वो सारी नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, जैसे रोटी कपड़ा और मकान और एजुकेशन उनके बच्चों के लिए, और वाइफ उसके बिहाफ पर चाहे चावल दाल आटा वटेवर जो भी वो किराना की दुकान से मंगाती है, तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि उस किराने वाले को आके भुगतान करे, नहीं तो जितना भुगतान बनता है वह उसका धन राशि मूल्य राशि वहाँ तक भिजवाए। यह तो होती है दोस्तों डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि एक हस्बैंड प्रिंसिपल माना जाता है, मगर उस कंडीशन में क्या, जहाँ वाइफ भी वर्किंग में है और हस्बैंड भी वर्किंग में है। मतलब कि देखिए दोस्तों, जो डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट है वो होना ज़रूरी है, तभी हस्बैंड प्रिंसिपल माना जाएगा। अगर वाइफ कहीं और जॉब करती है और वह खुद कहीं किराए से लेकर रहती है या खुद के बच्चों का या खुद का जो भी खर्चा है वो खुद उठाती है, तो वो जितना भी खर्च करती है, अब उसने सोने का हार खरीद लिया या नौलखा हार खरीद लिया या डायमंड खरीद लिया, तो वो हस्बैंड को प्रिंसिपल नहीं बना सकती वहाँ, और हस्बैंड से ये नहीं कह सकती कि यू आर द प्रिंसिपल, यू हैव टू पे ऑल द अमाउंट वट एवर आई हैव परचेज्ड। तो ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि एक हिंदू लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो एक केस है जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ श्रीलंका घूमने जाते हैं, और घूमकर हस्बैंड कहता है कि अब हमने घूम लिया, एंजॉय कर लिया, हनीमून मना लिया, नाउ कम टू इंडिया। तो वाइफ मना कर देती है, बोलती नहीं तुम जाओ, अभी मुझे श्रीलंका में और मन लगाना है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ। अब वो श्रीलंका में मन लगाने के लिए रह जाती है, तो हस्बैंड कहता है ठीक है तुम रहो, हस्बैंड कुछ पैसे भी दे जाता है। फिर महीने भर बाद हस्बैंड बोलता है कि अरे अब तो चली आओ, तो वो कहती है कुछ और पैसे भेजो, अभी मुझे और रहना है। तो वहाँ पर अब डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। देखिए, डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट में एक परिवार चलाने के लिए प्यार मोहब्बत सेक्स इत्यादि हर चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर यह सब चीज़ें नहीं हो रही हैं डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो एस्टेब्लिशमेंट रहा ही नहीं, और जब वो एस्टेब्लिशमेंट रहा ही नहीं तो कोई भी हस्बैंड प्रिंसिपल नहीं रहा और कोई भी वाइफ एजेंट नहीं रही। इसलिए डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हस्बैंड प्रिंसिपल होगा और वाइफ उसकी एजेंट होगी। अदरवाइज ना हस्बैंड प्रिंसिपल होगा और ना वाइफ एजेंट होगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए तरीक़ों से आप लोग बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सीख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।